focused on solve idioms from past papers of CSS. And these idioms are from 1984, 1985 and 1987. और हम इसको स्टार्ट करेंगे 1984 से. So the first idiom is to look a gift horse in the mouth. Be critical or suspicious of something received at no cost. यानी कि आपको बगैर कोई मेहनत किए या बगैर कोई भी पैसे लगाए या कुछ भी किए, बगैर किसी एफर्ट के आपको कोई चीज़ मिल जाए और फिर आप उसको उसमें से गलतियाँ ढूंढ रहे हो या आप उसमें से कोई नुक्स तलाश कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. कि ऑलरेडी एक चीज़ आपको एज अ गिफ्ट मिली है या बगैर किसी एफर्ट के मिली है और आप उस पर खुश नहीं हैं, बल्कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. सो इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग. और ये जो इडियम है जब भी यूज़ होगा ये इसी तरह से नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होगा. सो द सेंटेंस इज दिस ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड विदाउट एनी डिले, देयरफॉर इट वुड बी रॉन्ग इफ़ यू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ. इसका मतलब क्या है कि ये काम क्योंकि किसी के लिए बहुत आसानी से हो गया, तो अगर हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे या डिले मतलब लाइक कुछ भी अगर गलत करेंगे, so it would be just like to look a gift horse in the mouth. Number 2, to have an axe to grind, to have grievance, resentment and you want to get revenge or sort it out. तो ये 1974 के idioms में से repeat हुआ है, तो आप इसका sentence और बाकी जो explanation है वो दूसरी 1974 वाली वीडियो में you can check it out from there. Number 3, to wash one's dirty linen in public, air one's dirty linen or laundry. इसका क्या मतलब है? Expose private matters to public use, especially unsavory secrets. It means कि हर किसी से जिसको आप नहीं भी जानते या जो आपके फ्रेंड्स नहीं है, क्लोज नहीं है आपसे, you share your secrets or something which needs to be hidden, you share with them. और इसका भी नेगेटिव मीनिंग है. क्योंकि अगर पब्लिक में या आप जनरली लोगों के साथ इस तरह से ख़ुद को या अपने सीक्रेट्स को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे, सो एवरीबडी वुड नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड दे कैन यूज़ इट अगेंस्ट यू. सो ये भी नेगेटिव वे में यूज़ हो रहा है. If you do not want anyone to gossip about you, then do not wash your dirty linen in public. कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में बातें करे या फिर आपकी बातें आगे पहुंचाए, सो यू शुड नॉट डू दैट. कि आप किसी को अगर कुछ बता रहे हैं तो उनको मत बताएं, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. नंबर 4, टू टेक टू वंस हील्स रन अवे. हील्स से ही हमें पता चलता है कि हम चलने की या फिर इस तरह से बात करें विच इज़ रिलेटेड टू योर फीट. तो इससे अगर आप लिंक करके इसका मीनिंग याद रखें तो इस वर्ड से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं. Sentence, it is hard to have some stability if you always take to your heels in difficult times. इसका मतलब अब मैंने इसको literally run away के मीनिंग में नहीं यूज़ किया जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि सच में भाग जाना, बल्कि मैंने इसको यूज़ किया escape के सेंस में कि जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई मसला हो, आप अपनी मुसीबतों से भाग जाएं या उस सिचुएशन को छोड़ दें या उस जगह को छोड़ दें, बजाय इसके कि उसको सॉल्व करें. तो ये भी नेगेटिवली यूज़ हो रहा है. इसकी भी सारी कॉन्नोटेशंस यूजेज जो है वो नेगेटिव होंगे. टू विन लॉरल्स, टू विन ऑनर्स. लॉरल्स जैसे होता है ना वर्ड, लॉरेट्स के लिए यूज़ होता है, जो नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स होते हैं. अब वो क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी एक ऑनरेबल प्राइज़ है, तो वहाँ से लॉरल्स का जो वर्ड है वहाँ से इसको याद रखें. तो मोर और लेस इसका मीनिंग जो है वो लिटरल ही है, इतना एसोसिएटिव नहीं है. टू विन ऑनर्स. Not every soldier in war wins laurels because some prove themselves to be cowards. यानी कि सोल्जर्स वही उन्हीं को हम अप्रिशिएट करते हैं who are brave or who are daring or who are good enough to face the enemy. If they are cowards, obviously they will never win the laurels. तो honor, bravery और ये मतलब ये इस तरह की सेंस में आ रहा है, तो इसकी सारी पॉजिटिव कॉन्नोटेशंस हैं. A gentleman at large, free, unconfined, specially not confined in prison. यानी कि अब क्योंकि प्रिजन से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी प्रिजन में था, बट नाउ दैट पर्सन इज़ फ्री एंड दे आर नॉट stopped there or they are not captured there. Now they are free just like everybody else. His years of being criminal are behind him. He is now a gentleman at large. तो इसका क्या मतलब है? That now that person has left that kind of life and he lives as a free person like normal people. Now these idioms are from 1985. By and by. By and by का मतलब है after a while or soon, यानी कि कुछ टाइम के बाद या बहुत जल्द
या थोड़े से वक्त के बाद. बाय एंड बाय एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट वेट एंड बी पेशेंट. बाय एंड बाय एवरीथिंग विल फाइन का क्या मतलब है कि वक्त के साथ साथ थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, या जो भी आप जैसे भी उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे. तो बाय एंड बाय का मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा. नंबर 2, द लॉयंस शेयर द ग्रेटर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ समथिंग. अच्छा, अब क्योंकि लॉयन जो है उसको कंसिडर किया जाता है दैट ही इज़ द किंग ऑफ जंगल और किंग ऑफ एनिमल्स, और वो फिर ग्रेटनेस के साथ और ब्रेवरी के साथ और लाइक उसमें सबसे ज़्यादा उसको कंसिडर किया जाता है सुपीरियर एनिमल फ्रॉम द अदर्स. तो लाइन के वर्ड से याद रखिए कि यहाँ पे आगे क्योंकि शेयर लिखा हुआ है, तो शेयर का मतलब होता है पार्ट, सो लाइन मीन्स ग्रेटर. तो इससे इसको एसोसिएट करके याद रखें कि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं कि लाइन जो है वो ग्रेटनेस को शो कर रहे हैं एंड शेयर मीन्स पार्ट, और मोस्ट ऑफ समथिंग यानी कि कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसका इक्वल पार्ट ना हो बल्कि ज़्यादा हिस्सा उसका किसी एक को दे दिया जाए, तो वो क्या होगा, लॉयंस शेयर होगा. यू हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, आफ्टर ऑल यू रिसीव द लॉयंस शेयर. इसका मतलब है कि उसे सबसे ज़्यादा पार्ट मिला है किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्रॉपर्टी है, मनी है, जो भी चीज़ है, दैट पर्सन गॉट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दैट. In black and white, when it is very clear who or what is right and wrong. अच्छा, black and white का क्या मतलब है कि हम हमारे पास हमें confusion नहीं है किसी भी चीज़ में. black means bad, white mean good. तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि I am seeing in black and white, तो इसका क्या मतलब होगा कि I am looking at things objectively, कि मुझे पता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है. लाइक मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ अच्छे और बुरे के बीच में, वो होगा इन ब्लैक एंड वाइट, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बल्कि आप इजीली बता सकें कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है. फॉर एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन वी नीड टू फाइंड समवन हु कुड सी इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि कोई ऐसा जो कि अच्छे और बुरे का फ़र्क बता सके, या उसको पता हो कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है. टू ब्रिंग टू बुक, कॉल टू अकाउंट और इन्वेस्टिगेट, किसी की इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी छानबीन करना, चेक करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, गलत है, कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज़ हो रहे हैं, या फिर जैसे एसेट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह उनके पास आए हैं, या जो उनके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैम. दैट वुड बी एन इन्वेस्टिगेशन. टू ब्रिंग टू बुक, बुक से ही इसका मतलब आ जाता है. बुक मीन्स कि जो लॉ के अकॉर्डिंग या एक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ से बुक का वर्ड याद रखें. ड्यू टू इंक्रीज इन करप्शन एवरी ऑफिसर इज बीइंग ब्रॉट टू बुक. क्या मतलब है इसका कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चेक किया जा रहा है about their assets, about their savings and all these kind of things, whether they are working fairly or not. तो ये fair means से रिलेटेड है, और इन्वेस्टिगेशन तभी की जाती है जब कोई डाउट हो अबाउट फेयरनेस ऑफ समथिंग. नंबर 5, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, परसीव और डिटेक्ट अ हिडन मीनिंग. जैसे अक्सर ऐसे होता है कि जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, इफ़ सम रीडिंग मटेरियल और इफ़ सम बुक और इफ़ सम टेक्स्ट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू यू, तो हम क्या कहते हैं, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स. इसका क्या मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है, सिर्फ आपने सरफेस लेवल पे वर्ड्स को नहीं पढ़ना, बल्कि आपने ये देखना है कि इसका एक्चुअली या इसका हिडन मीनिंग क्या है. राइटर या पोइट जो भी है वो एक्चुअली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं थ्रू दीज वर्ड्स. सिर्फ अबव लेवल पे, सरफेस लेवल पे नहीं देखना. दिस बुक विल मेक सेंस ओनली इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि अगर आप उसको इस वे में पढ़ें कि आप उसका हिडन मैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग. इफ़ यू डोंट डू दैट, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. Next one is, that is number 6, it is to stick to one's guns. अब देखिए, स्टिक का मतलब क्या होता है कि कायम रहना, उस पर उसको बदलना ना, कोई भी चीज़. मतलब अगर आप स्टिक टू योर ओपिनियन है या कोई भी ऐसा वर्ड आता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप अपनी बात पे कायम रहें, या आप अपनी आपका जो भी ख्याल है किसी चीज़ के बारे में, जो भी आइडिया है, आप उस पर कायम रहें. स्टिक का मतलब ये होता है. तो स्टिक टू वंस गन्स. अब गन्स से क्या मतलब है, लाइक गन्स ये वो वाली नहीं है जो एक्चुअली हम गन एज अ वेपन यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है. होल्ड फास्ट टू अ स्टेटमेंट. होल्ड फास्ट क्या मतलब है कि मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती से उसके ऊपर कायम रहना. ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, स्टेटमेंट आ रही है, ओपिनियन आ रहा है, और कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो आप काम कर रहे हैं. तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी, अगर आप उसके ऊपर कायम रहेंगे, इवन
पीपल आर अपोज टू यू, इवन पीपल डोंट लाइक इट, लेकिन आप उस पर कायम अगर रहते हैं तो इसका मतलब होता है टू स्टिक टू वंस गन. सेंटेंस jury will only believe you when you will stick to your guns in front of them. यानी कि आपका जो ओपिनियन है, अगर आप गवाही दे रहे हैं या आप किसी के खिलाफ या किसी के हक में कोई भी बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर कायम रहेंगे तभी लोग आपका यकीन करेंगे. तो इसको याद रखने का बेस्ट वे ये है कि आप स्टिक से वर्ड याद रखें, जिसका मतलब होता है होल्ड करना, पकड़े रखना, मजबूती से कायम रहना किसी भी चीज़ पे. और वो कोई भी चीज़, और गन से आप ये याद रखें कि आप बात कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है. तो रिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट, आइडिया, बिलीफ, कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी चीज़ आ जाती है. टू बी अंडर अ क्लाउड, टू सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग और डन समथिंग रॉन्ग. अब देखिए क्लाउड का जब वर्ड आता है तो क्लाउड्स क्या शो करते हैं? क्लाउड्स आर नेवर क्लियर. जब भी क्लाउड्स आएंगे इसका मतलब होगा कि दे आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग हेजी, दे आर गोइंग टू मेक एवरीथिंग ब्लरी. और जब कोई चीज़ हेजी या ब्लरी हो जाती है इसका मतलब होता है कि वो अनक्लियर होती है. आप या कोई और जो कोई भी होगा, दे विल नॉट बी श्योर अबाउट दैट. तो टू बी अंडर अ क्लाउड का यही मतलब है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हैं, जब आप उसको उस पर शक कर रहे हैं, आप डाउटफुल हैं, आप श्योर नहीं हैं उसके बारे में, और स्पेशली वो सस्पिशन आपकी क्या है, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, somebody has done something wrong and you are suspecting that person for that. अच्छा जी, सेंटेंस देखिए. His recent behavior at office got him under the cloud and now there is an investigation going on. तो क्योंकि इसका नेगेटिव मीनिंग है तो मैंने उसको एज इट इज़ यूज़ किया है. और सस्पिशन कब रेज होती है किसी को? जब आपके एक्शंस में और आपके वर्ड्स में, दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस होता है. तो मैंने यहाँ पे उसका बिहेवियर, उसके लिए बिहेवियर का वर्ड यूज़ कर लिया. दैट पर्सन इज़ बिहेविंग is not behaving actually in a good way or in a clear way, so other people are suspecting him. तो आप इसको क्लाउड से याद रखें. क्लाउड का मतलब, क्लाउड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा समथिंग इज़ अनक्लियर और समथिंग इज़ डाउटफुल. So obviously it has a negative meaning, it has a negative connotation. Next one is by fits and starts. या फिर उसके साथ लिखा हुआ है in fits and starts. तो इससे क्या मतलब है? with irregular intervals of action and interaction. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो रेगुलरली ना हो रही हो, कंटिन्यूस ना हो, उसमें एक प्रॉपर फ्लो ना हो, बल्कि उसमें ब्रेक्स आ रहे हो, जिसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं. एक चीज़ होती है ना कंटिन्यूस, और एक चीज़ होती है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट वो चीज़ होती है जो कि रेगुलर नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं. तो फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये दो वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ये शो करते हैं कि हम दो ऑपोजिट चीज़ों की बात कर रहे हैं. और वो दो ऑपोजिट चीज़ें क्या हैं कि कोई काम हो रहा है, चाहे वो कोई एक्शन है या कोई इंटरेक्शन है, लेकिन वो कैसे हो रही है? इरेगुलर इंटरवल, कंटिन्यूटी के साथ या रेगुलर फ्लो के साथ वो चीज़ नहीं हो रही. सो ये भी नेगेटिव वे में वर्ड आ रहा है हमारे पास. सो सेंटेंस देखिए इसका. The article writing is going, sorry, this article writing is going by fits and start. अब मैंने इसको बहुत मुश्किल वे में यूज़ नहीं किया, मैंने इसको सिंपली यूज़ किया है कि जैसे if I am writing something and my work is not going regularly, बल्कि वो कैसे हो रहा है? It is going by fits and starts. यानी कि कभी मैं काम करती हूँ, कभी मैं काम नहीं करती हूँ. तो आप भी इसको इसी तरह से ले सकते हैं, चाहे आप इसके साथ एक्सरसाइज का वर्ड यूज़ कर लें या फिर आप इसके साथ ट्रेनिंग का वर्ड यूज़ कर ले, कोई भी वर्ड यूज़ कर ले, और कोई भी वर्ब आ सकता है यहाँ पे. और वो वर्ब जो है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन लिखा हुआ है तो वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, तो फिर वहाँ पे उसके साथ वो आ जाएगा कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग रेगुलरली, बल्कि क्या हो रहा है? इट इज़ गोइंग, और इट इज़ गोइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो फिट्स एंड स्टार्ट से आप इसको रिलेट कर लें, मतलब ये दो वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो उसे याद रखें. कभी शुरू होती है, कभी नहीं होती, जैसे ऑफ एंड ऑन होता है किसी चीज़ का होना. सो दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव इन नेचर, तो इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशंस नहीं है. अच्छा, यहाँ पे हमारे 1985 के इडियम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं. अब हम 1987 वालों पे आएंगे, 86 के, क्योंकि
पेपर में नहीं आए हुए ये, तो इस वजह से दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट्स वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स 1987। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 2 ईयर्स के किए थे, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि वो हर ईयर में एटलीस्ट 10 आए हुए थे। इसमें आपने देखा होगा कि इनमें कुछ में कहीं पे 8 आए हुए हैं, कहीं पे 7 आए हुए हैं, और आगे जब हम चलेंगे तो इसमें भी कम ही है, मतलब वो इतने ज़्यादा नहीं आए हुए। सो दैट्स वाई आई एडेड अनदर ईयर एज वेल, ताकि आपको एक फुल फ्लेज अच्छा सॉलिड मटेरियल मिले। ऑलराइट, नंबर 1, टू बैक आउट, बैक अवे, बैक आउट ऑफ समथिंग। अब बैक आउट, बैक अवे जब भी, बैकवर्ड जब भी आएगा, जैसे बैक होता है ना पीछे, तो बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि हिम्मत हार जाना। जैसे जैसे वो उर्दू में कहते हैं ना कि कदम उखड़ जाना या डर के भाग जाना, बुज़दिली दिखाना जो बेसिकली होता है, दैट इज़ बैक आउट, बैक अवे। इट इज़ completely negative. Withdraw from a situation or break an agreement or engagement. Engagement means involvement, कि आप किसी के साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लाइक अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, जो भी, आप उसमें से आप उसको छोड़ दें, आप उससे पीछे हट जाए, आप अपनी कमिटमेंट को पूरा ना करें। तो जब कमिटमेंट आप पूरी नहीं करते, दैट इज़ टू बैक आउट। अच्छा जी, सेंटेंस देखिए, स्टे फॉर एवर और बैक आउट नाउ, आफ्टर दैट देर इज़ नो टर्निंग बैक। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस में क्या किया, मैंने दोनों एक्सट्रीम्स ले लिए। स्टे फॉर एवर कि आपको फिर हमेशा के लिए रुकना पड़ेगा, या फिर अभी उसको छोड़ दें, क्योंकि एक बार अगर आपने काम कर लिया देन यू कैन नॉट मूव बैक। तो इसको इसका क्योंकि नेगेटिव मीनिंग है, तो मैंने उसको थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश की है, कि मैंने उसके साथ पॉजिटिव वाला भी यूज़ कर लिया। एंड देन आई टोल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो बेसिकली है इसका मीनिंग नेगेटिव ही, तो आप इसको बैक से याद रखें। जैसे बैक का मतलब होता है पीछे, तो बैक आउट मीन्स पीछे हट जाना, छोड़ देना, अपनी कमिटमेंट पूरी ना करना। नंबर 2 इज बैंग इनटू, क्रैश नॉइजली इनटू, कोलाइड विद, यानी कि किसी चीज़ के साथ टकराना और इस तरह से टकराना कि वो ऐसा लगे जैसे कि धमाका, बैंग कहते हैं ना धमाका होने को, धमाके की जो आवाज़ होती है। तो इसका समहाउ आपका जो मीनिंग है वो डायरेक्ट ही है। आप इसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो मीनिंग यूज़ हुआ है दैट इज़ मोर एसोसिएटिव इन नेचर। नो, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, इट इज़ मोर लाइक डायरेक्ट इन नेचर। क्रैश नॉइजली इनटू मतलब टकराना किसी चीज़ के साथ और बहुत ज़्यादा आवाज़ आना उसकी। कोलाइड भी यही होता है कि ज़ोर से धमाके के साथ टकराना किसी भी चीज़ का। और सेंटेंस क्या है, द बस बैंग्ड इनटू ट्रक एंड लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स डाइड। अब मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया, वो ऑलरेडी उसका मीनिंग भी डायरेक्ट था, तो मैंने भी उसको डायरेक्ट मीनिंग के साथ यूज़ कर लिया। तो अगर बैंग इनटू याद रखना है तो याद रखिए कि आप दो चीज़ों की इनटू से उसको याद रखिए कि दो चीज़ें टकरा रही हैं आपस में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी समटाइम्स, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि दो चीज़ें टकरा रही हैं, हमेशा दो ही चीज़ें टकराती हैं, लेकिन यहाँ पे दो एक्चुअली मूविंग चीज़ें टकरा रही हैं। दो मूविंग चीज़ें होंगी तभी क्रैश होगा, और उसी को हम कोलाइड होना कहते हैं। अगर एक चीज़ रुकी हुई है, स्टैटिक है, एंड द अदर वन इज क्रैशिंग, तो फिर वो बैंग इनटू नहीं होगा। बैंग इनटू तभी होगा जब दोनों मूविंग होगी, देन इट बिकम्स अ क्रैश। Number 3, to smell a rat. To know unconsciously that something is wrong or that someone is lying to you. Rat का वर्ड जब भी इस तरह यूज़ होता है ना एसोसिएशन के तौर पे, रैट अक्सर यूज़ होता है। जैसे कहते हैं रैट आउट, और यू आर रैटिंग मी आउट, और यू विल रैट मी आउट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के सीक्रेट्स या किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दें, और उस सूरत में कि जब आप ऑलरेडी उनके क्लोज हों। जैसे अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, या फिर आपकी फ्रेंडशिप है किसी के साथ, या कोई और क्लोज रिलेशनशिप है, और आप उस पर्सन या उस जगह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या उसके सीक्रेट्स जो है वो रिवील कर दें किसी दूसरे के साथ, तो उसका मतलब होता है रैट आउट होना। तो रैट का मतलब जहाँ पे भी यूज़ होता है वहाँ पे ये होता है कि जब आपके दूसरों के सीक्रेट्स की, उनकी प्राइवेसी की, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट नहीं करते एंड यू लीक इट टू समवन, दैट मीन्स दैट यू आर रैट। तो टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब है कि जब आपको लग रहा हो, स्मेल, जब व्हेन वी स्मेल समथिंग, तब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या कोई चीज़ मौजूद है, एंड वी डोंट नो अबाउट इट। सो टू नो अनकॉन्शियसली, कि आपका ध्यान नहीं है उस तरफ, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है, फील हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग और दैट समवन इज़ लाइंग टू यू, या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या आपके सीक्रेट्स जो हैं दे आर टेलिंग इट टू
योर एनिमीज और अदर पीपल, तो उसको कहेंगे टू स्मेल अ रैट, जज करना कि कुछ गलत है, कुछ बुरा हो रहा है. व्हेन आई से आई स्मेल अ रैट यू शुड बिलीव मी एज इट इज़ ऑलवेज राइट. तो अब मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया कि इफ समवन सेज दैट दे आर फीलिंग समथिंग यू शुड बिलीव दैम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ट्रू. ज़्यादातर ये होता है कि people are lying to them or they are betraying them. धोखा देना किसी को बेसिकली, that is being a rat. और to smell a rat का क्या मतलब होगा कि आप डिटेक्ट कर रहे हो, आपको फील हो रहा हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको rat से याद रखें. नंबर 4, टू बर्न वंस फिंगर, हार्म वन सेल्फ. अब ये भी देखें काफ़ी हद तक आपको यहीं से समझ आ जानी चाहिए. बर्न्स वन फिंगर्स का क्या मतलब है कि अपनी उंगलियां खुद जला लेना, या अपने, जैसे उर्दू में कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को खुद किसी मुसीबत में डालना या अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाना. तो इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि बर्न वंस फिंगर्स यानी कि वही शो कर है कि आप अपने ही नुकसान की बात करें. सो हार्म वन सेल्फ, तो बर्न वंस फिंगर से याद रखें. वंस का क्या मतलब होता है, खुद को, अपने आप को. सेंटेंस, इट इज़ रॉन्ग टू बर्न योर फिंगर्स फॉर दोज हु हैव नो रिगार्ड फॉर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. के दूसरों के लिए, ऐसे लोग जो आपकी फीलिंग्स की या आपकी ओपिनियन की या किसी भी ऐसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते. रिगार्ड का मतलब ये है ना कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते. नो रिगार्ड मीन्स नो रिस्पेक्ट. तो उनके लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना जो है वो गलत है. सो यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक doing everything but getting nothing in return. So you should not do that. तो इसको obviously harm oneself है, तो ये भी, इसकी भी नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसका भी नेगेटिव यूजेज है. तो आपने इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है कि वो मीनिंग उसका हाईलाइट हो रहा हो. नंबर 5, नल एंड वॉइड, कैंसल्ड और इनवैलिड. नल से ही पता चल रहा है हमें. नल कब होती है कोई चीज़, जब वो आपके किसी काम की नहीं होती. नल एंड वॉइड मीन्स कि कम्प्लीटली यूजलेस, बिल्कुल भी किसी काम की ना हो. कैंसल्ड, इनवैलिड, जिसको आप यूज़ ना कर सकें या आपको उसे कैंसिल करना पड़े. दिस प्रोजेक्ट इज़ इन नल एंड वॉइड सो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम बाय वर्किंग ऑन इट. यानी कि किसी ऐसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं कि जो कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई यूजेज नहीं है. सो we are just wasting our time. So null से याद रखें something which is invalid, useless or cancelled. Number 6, to catch up with, suddenly snatch or lift up. कैच अप विद लिखा हुआ है. अब अगर होता टू कैच अप तो उसका मतलब ये होता कि आप, जैसे पहले भी शायद हमने किसी ईयर के इडियम्स में किया था. टू कैच अप का मतलब होता है बहुत अरसे बाद किसी से मिलना. तो टू कैच अप का विद का क्या मतलब होगा, सडनली स्नैच, किसी चीज़ को अचानक से पकड़ लेना, या लिफ्ट अप, या उसको ऊपर उठाना. द कर्टन कॉट अप द फायर एंड एवरीथिंग एल्स बर्न डाउन बिकॉज ऑफ इट. तो मैंने यहाँ पे कैच को कॉट के साथ यूज़ कर लिया. आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कहीं पे कोई किसी वर्ड का आपको टेंस चेंज करना पड़े, उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़े, या फिर अगर किसी नाउन को आप एज एन एडजेक्टिव या एज अ वर्ब यूज़ करें, सो इट्स फाइन, वो उसका मीनिंग नहीं चेंज होता, सिर्फ आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ख्याल रखना. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कैच अप को कॉट के वे में यूज़ किया. नंबर 7, टू स्टैंड अप फॉर, रिमेन वैलिड, साउंड और ड्यूरेबल. टू स्टैंड अप फॉर का मतलब है कि अपने, जैसे हमने पहले भी कहा था, अपनी बात पे कायम रहना. रिमेन वैलिड, साउंड और ड्यूरेबल, यानी कि ड्यूरेबल वो चीज़ होती है ना जो वक्त के साथ साथ सेम रहती है, चेंज नहीं होती, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी ये उसी सेंस में आ रहा है. सो इट्स अ पॉजिटिव idiom. I stand up with my principles, either you accept them or not. तो stand up ज़्यादातर इसी तरह यूज़ होता है, with principles, with opinion, with thoughts. इन्हीं चीज़ों के साथ हम stand up यूज़ करते हैं. नंबर 8, टू स्किम थ्रू, टू रीड क्विकली. स्किमिंग का मतलब होता ही यही है कि जब आप बगैर रुके किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं. ये रीडिंग की ही टर्म है, स्किम जो वर्ड होता है. और यहाँ पे इसका आप देखिए कि लिटरल मीनिंग ही यूज़ हुआ है, एसोसिएटिव नहीं है ये इतना. स्किमिंग का मतलब होता है कि आप एक गो में पूरी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या आपको आइडियाज़ एंड थॉट्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं. यू जस्ट रीड दैम क्विकली. As there is not much time for thoroughness, therefore you should skim through the annual report. कि हमारे पास डिटेल्स में जाने का टाइम नहीं है. thoroughness means कि आप डेप्थ में, डिटेल्स में जा रहे हो. So what should we do? We should skim through, कि हमें जल्दी जल्दी उसको पढ़ना है, और अगर कोई डिटेल मिसिंग भी हो जाती है, so we can't do anything because we don't have much time. To narrow down होता है छोटा करना किसी चीज़ को, लिमिट कर देना.
अगर जैसे हम अक्सर टॉपिक्स को, आइडियाज़ को, जैसे कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक्स हो तो हम उसे छोटा करके एक बिल्कुल लिमिटेड चीज़ बनाते हैं, माइक्रो कर देते हैं उसको। तो लिमिट और रिस्ट्रिक्ट, छोटा कर देना, छोटे लेवल पे किसी चीज़ को ले आना बहुत बड़े लेवल से। प्लीज़ नैरो डाउन दिस एसे टू 5 पैराग्राफ्स ओनली, यानी कि अगर आपने बहुत लंबी कोई चीज़ लिखी हुई है तो समवन कैन आस्क यू टू नैरो इट डाउन। या अगर आप किसी एरिया पे रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे। तो नैरो डाउन मीन्स द वर्ड इज शोइंग इट सेल्फ। नैरो का मतलब होता है तंग, छोटा कर देना किसी चीज़ को। So this is all for today. I hope you would have understand it and it would be helpful.